बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटों में जीडीए ने जो एहतजाज किया है सिंध के अंदर जो इलेक्शंस के खिलाफ, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि पीर साहब पगाड़ा ने जो एहतजाज किया है उसने इंटरनेशनल सतह पर इतने बड़े सिंध के अंदर एहतजाज में, ये शायद लोगों को अंदाजा नहीं है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल सतह पर इसकी कैंपेनिंग की गई है उसने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले, ये पहला असल में शो डाउन था, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि चीजें मुकम्मल तौर पर एक तरफा होने जा रही हैं। अब ये जो एहतजाज है, लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ये असल में पीर साहब पगाड़ा है कौन, और इन्होंने 54 साल जो अंग्रेजों से लड़ाई की थी, ये वाहिद वो लोग थे जिनके ऊपर एयरफोर्स ने हमला किया था। यानी आप सोच लें, बरतानिया इनसे इतना तंग था कि कहा जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर और उन्होंने लड़ाई की, वो भी लड़ते रहे, और इन्होंने जो लड़ाई की, इनकी 3 नस्लों ने वो लड़ाई की जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब इन्होंने जो शो डाउन किया है, अंग्रेजों को असल में इनकी हिस्ट्री याद आई है, और हिस्ट्री आम पाकिस्तानी को पता नहीं, और जो चंद दिन बाद अब ये करने वाले हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये क्या है। सबसे पहले समझ लें कि असल में ये है कौन, और इनके जो मुरीदान है, यानी आप सोचो वो इतने डिसिप्लिन है, इन्होंने जो एहतजाज किया है ये सबसे ज्यादा खतरनाक एहतजाज उन्होंने सिंध में किया है। असल में आप ये बात समझ लें कि इंडिया के दौर में, यानी जब बरसगीर का टाइम था, तो एक सूफी थे जिनको कहा जाता है सैयद मोहम्मद राशिद शाह। असल में उनकी एक कम्युनिटी थी, उन्होंने काम ये किया, उन्होंने सिंध के अंदर कह दिया कि हमने अंग्रेजों का हुक्म नहीं मानना। उनको नाम कम्युनिटी को दिया उन्होंने हुर। हुर का मतलब होता आजाद। यानी आप अंदाजा कर ले कि जब मुसलमानों ने कभी आजादी का सोचा भी नहीं था, इन्होंने नारा मारा कि आजाद हमें चाहिए, यानी हुर है हम। अब उसकी सूरत हाल आप अंदाजा कर ले कि उसके बाद जो मामला हुए थे उसमें इतना ज्यादा इनके ऊपर एहतजाज हुआ, इतना ज्यादा इनके कबीलों पर, यानी आप सोचो अंग्रेजों ने इनको उठा उठाकर कैंपों में मारा, इनकी तजलील की गई। ब्रिटिश अथॉरिटीज जो थी उन्होंने इनके खिलाफ इतने ऑपरेशन किए, इनके घर जला दिए, गांव जला दिए, इनकी फसलें तबाह कर दी, मवेशी जानवर न जाने इनके साथ क्या क्या सलूक किया। इनको डिफरेंट जगहों पर उन्होंने कहा कि हम बिखेर देते हैं, वरना ये लोग इकट्ठे रहेंगे तो ये हो सकता है कि हमारा धड़न तख्ता कर दे, क्योंकि उनको हर उस बगावत या हर उस चीज से डर होता था कि जो असल में किसी भी वजह से हमारे खिलाफ उठ खड़ी हुई, तो मुसलमान और हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं वो अगर एक दफा उठ खड़े हुए तो हमारा गेम खत्म हो सकता है। इनको डिफरेंट जगहों पर गांव में मुंतकिल कर दिया गया, कैंपों में रखा गया, इतना क्रैकडाउन हुआ कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद इन्होंने बरतानिया के खिलाफ इनके, यानी असल में इस वक्त आप जो ये पीर पगाड़ा साहब देखते हैं, इनका नाम है सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी। ये असल में 8वें पीर पगाड़ा है। अब ये असल में इनकी जो सिस्टम चलता आ रहा है गद्दी नशीन का, वो बड़ा पुराना है। अब आप सोचें कि इस वक्त पगाड़ा या पगाड़ा का जो मायनी होता है वो होता है पगड़ी वाला, यानी जो इज्जतदार होता है। अब असल में इन्होंने पूरी तरह लड़ाई की, इनके जो पुराने पीर पगाड़ा थे और ये तमाम लोग, उन्होंने ऐसी लड़ाई की कि आज से पहले कोई हो ही नहीं सका, और इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया था। आप सोचे जरा, जो आजादी की बात करता था उसको दहशतगर्द कहते थे कि इन्होंने दहशतगर्दी की है, फलाना की है। अब करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई कि इनके खिलाफ इतने ऑपरेशंस किए गए, लेकिन ये बाज नहीं है, और इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम किया। उन्होंने एक प्लान किया कि हमने सिंध के अंदर स्कूल, कॉलेजेस और ये चीजें नहीं बनानी, और ये बात डॉक्टर इस्रार अहमद कई दफा कर चुके हैं। उन्होंने प्लान ये किया था कि वहां के लोगों के अंदर जो जज्बा है लड़ाई का, वो ऑलरेडी इन्होंने भर दिया हुआ है, और ये हमारे खिलाफ निकलेंगे, लिहाजा अगर ये पढ़ लिख गए तो ये हमें दलील की मार मारेंगे, हमारे सिस्टम को चैलेंज करेंगे, लिहाजा हमने ये काम नहीं करना। अब करते करते आप सोचिए पाकिस्तान आजाद हो गया, और अंग्रेज जाते हुए, यानी पीर पगारा और ये वो इनको साथ ले गए थे, इन्होंने नहीं छोड़ा। फिर 1992 में लियाकत अली खान जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद वो इनको, यानी बनने के बाद इनको लेकर आए थे 1952 में। अब यहां से आप अंदाजा कर ले कि सारी सूरत हाल में इनको कैंपों में रखा गया। 1898 से लेकर 1952 तक इनको कैंपों में रखा गया, 54 वर्ष तक, बरतानवी हुकूमत और फिर पाकिस्तानी कैंपों में। लेकिन उसके बावजूद कई लोग मर गए,
इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने पी पगाड़ा का साथ नहीं छोड़ा। अब आज 9 लाख के करीब इनके मरीदैन हैं, और हुआ यह है कि 9 लाख के करीब जो मरीदैन हैं उनको ये हुक्म देते हैं कि आप निकलें। ये असल में इन्होंने जो बॉर्डर होता है उस साइड के ऊपर जो शहरों को मिलाता है, वहां पर इनकी लोकल यानी दास्तानें हैं, वहां पर इनकी आर्मी अपनी है। अब इस सूरत हाल में ये जो इनके मरीदैन हैं वो पूरी तरह इनकी हिफाजत करते हैं, यानी उन्होंने समझ लीजिए अपनी एक प्राइवेट किस्म की एक सिक्योरिटी रखी हुई है। अब हुआ ये है कि इलेक्शंस के अंदर इन्होंने कहा जी हमें जो भी सूरत हाल हुई हमें सीटें हरवाएगी, और वो कहते हैं जी हमें सीटें भीख में चाहिए नहीं। इन्होंने सड़कों पर आए। अब जो मुरीदेन थे उनको सिर्फ इन्होंने इशारा किया हुर को, और वो बाहर निकल आए। अब हुआ ये है कि इंटरनेशनल सतह पर इनका जो नेटवर्क है उसको पजीराई मिली, तो मीडिया के अंदर इंटरनेशनल सतह पर ये गुफ्तगू हो रही थी, खास तौर पर ब्रिटिश मीडिया में, कि इन लोगों ने माजी के अंदर भी बरतानिया के साथ 54 साल लड़ाई लड़ी, हार नहीं मानी, इनकी 3 नस्लें तबाह होगी, और आज भी ये एग्जैक्टली इसी तरह खड़े हैं। इन्होंने पीएमएल फंक्शनल बनाई, लेकिन अब इन्होंने जीडीए के तौर पर यानी एक पूरा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा हुआ है, और इसको वो आगे लेकर चलते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इन्होंने कहा है कि जो मुल्क से निजाम पूरा लपेटा जाएगा, फलाना हो जाएगा, मुझे खतरा है, इमरजेंसी लगने वाली है। इनके इन बयानात को बड़े लेवल पर देखा गया। अब इन्होंने जिस तरह बंदे निकाल कर लेकर आए, इंटरनेशनल मीडिया की उस वक्त कान खड़े हो गए कि पाकिस्तान के अंदर अब वो जब एहतजाज और ये तमाम चीजें दिखा रहे हैं तो उसमें ये बहुत बड़ा किस्सा दिखा रहे हैं। अब असल में इनके पास जो पावर है वो कह रहे हैं कि हमने चैन से नहीं बैठना, तो हमने हर जगह पर जाना है, हमने सड़कों को बंद करना है, इलाकों को, शहरों को। और इनके जो मरीदैन हैं असल में ये लंगर चलाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ये इनको एक ऑर्डर देते हैं। आम रूटीन में मजहबी जो लोग होते हैं उनके मरीदैन होते हैं, लेकिन इनके जो मरीदैन हैं वो डिसिप्लिन वाइज हैं, यानी आप ये देखिए उनको वो एक हुक्म देते हैं तो वो काम कर सकते हैं जो आम रूटीन में कोई भी किसी जगह पर एहतजाज हो रहा हो उनमें डिसिप्लिन ना हो। इनका एक ऑर्डर जाते इन्होंने अगर कहा कि सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ और अगले 1 साल तक खड़े रहो, खड़े रहेंगे। यानी आप सोच लें कि जिन्होंने अपनी 3 नस्लें कुर्बान किया वो आगे से चलता आ रहा था कि हमने आज़ादी लेनी है, हमने फलाना करना है अंग्रेजों से, और करते करते अब वो इस लेवल पर आ गए। अब पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पर जब अवाम निकली है तो उसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है। देखिए उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि सूरत हाल क्या हुई कि एक रावलपिंडी का एक कमिश्नर आता है और उसने आकर सारी दुनिया के सामने, अब इम्पैक्ट देखिए होता किस तरह जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो अनफोल्डिंग जिस तरह हो रही हैं। उसने आकर कहा जी मेरे ऊपर दबाव था, मैंने 13 सीटें हरवाई, मैंने 70-70 हजार से जो लीड करने वाले थे मैंने उनको हरा दिया। और इस सारी सूरत हाल में अभी एक इवेंट हुआ नहीं था, यानी ये जो चीजें चल रही थी पिछले 1-1.5-2 महीने से पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर जिस तरह, यानी आप सोचो बदनाम हो रहा है, क्या मामला हो रहे हैं, दुनिया देख रही है और हर मीडिया इसको लिख रहा है, कह रहा है। इसके बारे में जब लिखा अब सूरत हाल मजीद बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर जब आप सोचेंगे कि प्रेशर आ रहा है हर तरफ से और बाकी गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी जाने से भी खतरा है कि जो इसमें मुलव्विस है, जिस तरह इन्होंने कहा ये सब में रिटायर होने वाले थे चंद दिन के बाद, लेकिन उन्होंने आकर कहा जी मेरे जमीर पर बोझ है, मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ, ये है वो। वरना आप सोचिए कि जिसके चंद दिन रह जाए रिटायरमेंट के अंदर तो वो तो कभी ये गलती नहीं करेगा कि उसके ऊपर केसेस खुल जाए, इंक्वायरियां खुल जाए, या वो कहता थी मुझे तो आप चौक में लागल उल्टा लटका दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब मैं अपनी जिंदगी से बेजार हो चुका, मुझे नींद नहीं आती, बेचैनी है, मैं नमाज पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने सोचा अपनी जान ले लूं। तो मैंने कहा मैं अपनी जान लेने से बेहतर ये है कि मैं जाने से पहले कोई भला कर जाऊं, मैं क्यों हराम मौत मरूं, क्योंकि मुझे खतरा था। उसने कहा मैंने बड़ी ज्यादती की है। देखिए कभी कभार होता है कि आपके इस तरह जमीर जागते। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसका असर मजीद जीडीए की रैलीज के ऊपर पड़ने वाला है और वो सिंध के अंदर पड़ने वाला है। उन्होंने कहा है कि जी इस दफा ना तो सीटें लेनी है ना कुछ, हाँ हमारा प्लान ये है कि लंबा बैठना है और हमने हर जगह जाना और इस दफा वहां जाएंगे कि जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था। अब सोचे जरा 9 लाख मरीजन है और इन मरीदों को कहा यह जा रहा है कि हम आपको मूव करेंगे, जहां मूव करेंगे आप वहां पर जाएंगे। इंटरनेशनल सतह के ऊपर इनके जो मामला चल रहे हैं उनको इतनी पजीराई मिली है, इतनी ज्यादा पजीराई मिली है
कि अब हर जगह पाकिस्तान के अंदर एहतजाज सिलसिलों का एक सिलसिला बड़े लेवल पर शुरू हो गया। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसको हम शायद उस नजर से देख रहे हैं, इसको यूरोप की कंट्रीज वहां पर अब उनके मीडिया में जब आना शुरू हो गए तो वहां पर वो लोग पूछ रहे हैं अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से कि आप पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है आप इसके ऊपर क्या बातचीत करें। इंडियन मीडिया कंटिन्यूअसली इस पर पूरी प्रोग्राम कर रहा है, उनके यहाँ डिबेट हो रही है। आजकल तो भारत के अंदर चल ही ये रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में क्या हुआ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स। वो असल में इसमें क्या कर रहा है, वो असल में इसमें कड़ी शराइत रख रहा है। देखिए IMF के अंदर उसका है बड़ा असर और रसूख। उसने क्या काम करना है, उसने सिंपल सा काम ये करना है कि हमने इन रैलीज को निकालना है, हमने सारी दुनिया को बताना है कि असल में देखो पाकिस्तान के साथ ये हुआ, इनके तो पीछे गवर्नमेंट जो बनेगी वो कौम का मैंडेट ही नहीं है, फलाना नहीं है, तो वो नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। वो IMF के अंदर जो इनके बंदे बैठे होते हैं उनसे और मजीद कड़ी शराइत रखवाएंगे और वो चाहेंगे कि इनके मामलात और ज्यादा खराब हो, क्योंकि लोगों के जब मैंडेट नहीं होता तो वो वहां पर शराइत को बनवाना बड़ा मुश्किल होता है और मजबूरी होती है कि इन्होंने करवाना। अब वो वहां पर जब करवाएंगे तो वैसे ऐसे पाकिस्तान से काम करवा देंगे कि बाद में इंटरनेशनल सतह पर कहेंगे कि पाकिस्तान बिल्कुल नाकारा हो चुका है, ये चलने के काबिल नहीं है। और वो उसको इतना वीक करना चाहते हैं जिससे भारत कम से कम अपना तो ये फायदा निकालता है कि वो समझता है कि जब मैं इंटरनेशनल सतह पर जाऊंगा, यानी पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पर जब मैं हमला करूंगा, तो वो इंटरनेशनल सतह पर ये ऑलरेडी इतने ज्यादा बदनाम हो चुके होंगे, ऑलरेडी इतने ज्यादा मामला खराब हो गए कि वो कहेंगे कि संभाल ही नहीं सकते, ये तो अपना मुल्क नहीं संभाल सकते। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अब जहां तक बात है बरतानवी मीडिया की या इंटरनेशनल मीडिया की, वो इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर, देखिए उन्होंने असल में काम ही, जब से रूस वाला मामला हुआ है तब से अमेरिका की सिट्टी गुम हुई पड़ी है। यानी दुनिया के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड है वो रूस की जंग के बाद बिल्कुल ही बदल चुका है। आप ये सोचे कि रूस के अंदर वो कहते हैं जी इलेक्शन हुए हैं और पुतिन ने जी फलाना कर दिया, उसे मुखालिफिन को मरवा दिया, उसने जेलों में कर दिया और फलाना, वो वहां पर बड़ी कैंपेन करते हैं। लेकिन जब कैंपेन की बारी आती है पाकिस्तान की तो वो कह रहे हैं कि अच्छा तब आप यहाँ पर क्यों नहीं बोलते। अब स्टेट डिपार्टमेंट से हर जगह पर सवालात हो रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है आप बताएं पाकिस्तान के अंदर तो एहतजाज चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उस पर फिर उनको आर्टिकल्स लिखने पड़े, उनको वो बताना पड़े, वो अपनी आवाम को जवाब दे हो रहे हैं कि भाई आप जब यूक्रेन का, वेनेजुएला का और दीगर जगहों का या रूस का मामला होता है वहां पर आप खुलकर राय का इजहार करते हैं। तो पाकिस्तान की सूरत हाल, जैसे मिसाल के तौर पर अभी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि हम पाकिस्तान की सिचुएशन को बड़े गौर से देख रहे हैं और वहां पर हम देखेंगे कि अदलिया की जानिब से इसके ऊपर जो इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है धांधली की, तो फिर हम देखेंगे। अब ये वो बात कर रहे थे तो पाकिस्तान के अब चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लग गए हैं कि भाई अब ये जो कमिश्नर था उसने इल्जाम तो सीधा सीधा लगा दिया काजी फायद ईसा पर। उसने कहा कि असल में ये शामिल था इसमें। तो अब अमेरिका के अंदर जब रिपोर्ट पेश की जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी तहकीकात तो अदालत करेगी, तो जब वो तहकीकात का मामला होगा तो वो कहेंगे कि भाई आप तो कह रहे थे कि हम करेंगे, तो ये तो वहां पर चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लग गया है। तो अमेरिका के लिए चीजों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। ऑलरेडी इतने ज्यादा मामला में उलझा है। अब यमन का मामला आप देख लें, यमन की सूरत हाल ये है कि अब यमन ने जो हमला किया है वो तो उन टैंकर्स पर हमला उन्होंने कर दिया है जो भारत तेल लेने के लिए जा रहे थे। अब एक तरफ तो अमेरिका भारत को कहता है कि तुम इस जंग में कूदो, फलाना करो। अब सूरत हाल ये है कि भारत की नेवी इसको पूरी तरह मॉनिटर कर रही थी, लेकिन वो हमला नहीं कर पाए। वो हमला इसलिए नहीं कर पाए, अमेरिका ने इनको कहा हमला करने का, वो भी इनकार करे। तो अमेरिका को ये लगता है कि मैं इतनी बुरी सिचुएशन में हूं, यहां पर मैं हूं, पाकिस्तान वाले इश्यूज हैं, ईरान का इशू है, और दूसरी जानिब अब मामला ये सामने आ रहा है कि ईरान, लिबनान और बाकी ताकतों को उस लेवल के हथियार अब देने जा रहा है जो उसने आज से पहले नहीं दिए थे। और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है क्योंकि रशिया उनको वहां पर दबोचने को तैयार है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जब रैलीज और ये चीजें आ रही हैं तो दुनिया उनको एक और ही अंदाज से देख रही है कि अमेरिका आज, देखिए अब ये जो लड़ाई का मामला चल रहा है जो खित्ते के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के हवाले से बड़े मामलात हैं। क्योंकि अब देखिए इलेक्शन आने वाला है भारत का। भारत ने अब जब इलेक्शन होना है तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से या तो वो कोई हमला करने का प्लान करेंगे या वो कैंपेन इतनी ज्यादा करेंगे जिसमें पाकिस्तान का भी मामला बड़ा खराब होगा। और मोदी इस वक्त इस इशू को तो नहीं छोड़ने वाला, वो किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। वो तो कहेगा कि ठीक है हम यहाँ पर तो चीजों को मैनेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अब अगर हमने यहाँ पर मैनेज कर लिया तो जब हम हमला करेंगे तो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान इतना वीक हो चुका होगा कि कोई इसकी मदद नहीं करेगा। उनकी स्ट्रेटजी वाज़ेह है, दुनिया में सबने अपनी अपनी डायरेक्शन सेट की है।
एक सिवाय पाकिस्तान के जिनका पता ही नहीं है हमारी डायरेक्शन असल में डायरेक्शन लेस हो चुकी है। सो आने वाले वक्त के अंदर हमें इन चीज़ों को तैयार करना, हमें अपने आप को भी तैयार करना है कि मामलात कंट्रोल से बाहर जाने से पहले चीज़ों को सुधार लें, वरना इस वक्त दुनिया में बहरान है, महंगाई का, कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।